एक्चुअली जो वर्ड है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब करता है कि मतलब एनस मतलब जो लास्ट ओपनिंग रहता है जो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का, रेक्टम जो है उससे ऊपर वाला है, तो इस दोनों में कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से पैखाना का रास्ता जो है प्रॉपर नहीं बनेगा बच्चों का। ये पैदाइशी प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब पैखाना का रास्ता जो नॉर्मली बच्चों में दिखता है या एडल्ट में दिखता है, बच्चों में जैसे पैदाइश के बाद दिखता है, वो चीज नहीं दिखेगा आपको। या अगर दिखेगा भी तो थोड़े डिम्पलिंग दिखेगा उसमें। या क्या होगा कि आपको बहुत पतला सा होल रहेगा, उसके थ्रू बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जिसको मेकोनियम कहते हैं, पहला जो स्टूल पास करता है बच्चा, उसको ग्रीनिश कलर का रहता है, वो हल्का हल्का पास होता हुआ दिखेगा। या कभी कभी ऐसा रहता है कि पखाना का रास्ता नहीं रहेगा और बच्चे जो है सो आपको पेशाब के रास्ते ग्रीनिश मतलब मेकोनियम प्लस यूरिन, मेकोनूरिया बोलते हैं, वो पास करता हुआ बच्चा दिखेगा। तो पेरेंट जो है एक्चुअली कभी देख लेते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही उसको देखते हैं, पेरेंट्स तो बहुत कम केस में देखते हैं, या पेरेंट्स देखते हैं तो देखते हैं अरे पैखाना का रास्ता नहीं है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, और फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर हम लोग सीक्वेंस में आते हैं उसके। एक्चुअली एक पब्लिक कंसर्न की भी चीज है, एक डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी चीज है। पब्लिक कंसर्न की ये चीज है कि आप जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जितना है, जैसे पैदा हो तो पैखाना का रास्ता चेक कर लें, पेशाब का रास्ता चेक कर लें, या अगर बच्चा दूध पीता है तो वो देख लें दूध प्रॉपर ढंग से पी रहा है कि नहीं पी रहा है। ये एक्सटर्नली आप पेरेंट्स ही इस चीज को या गार्जियन ही इस चीज को डायग्नोज कर सकते हैं अपने लेवल पर। अगर आपको सिंपल सा चीज है कि एक ट्यूब है जिसके थ्रू कोई भी चीज फ्लो कर रहा है, ट्यूब में एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट माउथ होता है उस इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट का, और एंड पॉइंट जो है सो एनस होता है। तो एनस का आपका निकलने का रास्ता बंद हो गया, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल कॉमन सेंस की चीज है कि जब एंट्री पॉइंट से चीजें आ रही हैं, एग्जिट पॉइंट पे नहीं जा रही हैं, तो पेट आपको फुलता हुआ दिखेगा बच्चों का। फिर क्या है कि कभी कभी उस बच्चों में मतलब वोमिटिंग भी आती है, ग्रीन कलर की वोमिटिंग्स होगी उसमें जो है, और पैखाना का रास्ता नहीं रहेगा तो पैखाना पास नहीं करेगा। आपको पहले ही बताया कि जैसे डिम्पलिंग दिखेगा, मतलब बल्जिंग हो सकता है कि अगर मतलब बहुत छोटा सा रास्ता नहीं बना है तो बल्जिंग दिखेगा आपको पैखाना के रास्ते के पास में बच्चों के। कभी कभी ऐसा रहेगा कि मेक्यून्यूरिया, जैसे पहले मैंने बताया कि मेक्यून्यूरिया होगा, यूरिन के थ्रू जो है पखाना आएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है उसमें। फिर डिपेंड करता है कि वो मतलब लड़का है या लड़की है। तो लड़कियों में अक्सर रहता है पखाने का रास्ता, लेकिन वो बहुत छोटा रहता है, बहुत पतला रहता है। जो पेशाब के रास्ते है उसी के आसपास में रहता है। ये तो मतलब उसके लिए जो स्टूल है वो पैखाना वो पास करना थोड़ा टफ हो जाता है। शुरू के स्टेज में तो लिक्विड स्टूल रहता है, वो पास कर सकता है बच्चा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा थोड़ा, तो स्टूल सॉलिडिफाई होना शुरू, खड़ा होना शुरू होता है, तो तब दिक्कत आती है, तब पेट फूलने लगेगा, और मतलब जो है सो ज्यादा वोमिटिंग होगी ग्रीन कलर की आपकी, और उसकी वजह से फिर बच्चा ग्रीन कलर की वोमिटिंग ज्यादा होगी तो एस्पिरेट भी कर सकता है, मतलब सांस की नली में भी जा सकता है। तो एक खराब कंडीशन है वहां पे, मतलब जिंदगी मौत की बात होने लगती है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं इन चीजों को। हमारे यहाँ जितने भी लोग कंसीव करते हैं, मैक्सिमम अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रहता है मैक्सिमम केसेस में। तो लोगों को पता नहीं रहता, 3-4 महीने बाद पता चलता है कि ये कपल जो है प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड हुआ, या मतलब पीरियोडिक जो ब्लीडिंग है वो नहीं होता है तो पता चलता है। ये एक खराब चीज है समाज के लिए कि मतलब वो प्लान करके चीजों को करना चाहिए कि हाँ अब हमको बच्चे चाहिए, उसी हिसाब से बॉडी को प्रिपेयर करता है, उसी हिसाब से न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन अगर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको पता चलता है, ये एक अर्ली फेज होता है जहां पे आपको के बच्चे का ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, इसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो पहले 3 महीने में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जहां सारे ऑर्गन को बनना होता है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है उसका। लेकिन बनने का फेज में जो पहला 3 महीने का फेज होता है वो होता है। तो आप बताइए कि मैक्सिमम कपल्स को ये नहीं पता होता है कि अब हमारा बच्चा आने वाला है, तो वो उस लेवल से किस तरह से प्रिपरेशन करेगा। तो वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं अपने आप को,
और इसका जो कारण बताया जाता है कोई ऑब्वियस कारण नहीं बताया जाता, अननोन कॉज बताया जाता है, लेकिन कुछ कारण में जैसे जेनेटिक भी होता है, फैमिलियल टाइप से कह सकते हैं उसको। कुछ कारण जो है सो अभी जो प्रपोज्ड कारण आ रहा है वो आ रहा है कि हम लोग जो केमिकल्स खाते हैं टॉक्सिन के फॉर्म में, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, ड्रग्स के फॉर्म में, या पॉल्यूशन के फॉर्म में जो हम सांस से ये लेते हैं, ये सारी चीजें एक कारण हो सकती है, लेकिन एक कोई भी कंक्रीट अगर इसकी वजूहात के बारे में सोचें तो वो ऐसे खोज नहीं है। लोग अननोन कॉज को इसका कारण मानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप इन चीजों को कम करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान होकर के जाना होगा। और जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है फीमेल्स और मेल्स दोनों का, प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन बोलते हैं उसको, प्री कंसेप्शन प्रिपरेशन, तो उन चीजों को प्रिपेयर करके फिर आगे प्रोसीड करना हो सकती होगा, तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन चीजों का रेशियो कम हो जाए। जहां तक आपको मैंने बताया कि एक ट्यूब है, एक तरफ से उसमें इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं है, तो कॉमन सेंस की चीज है कि जब आउटपुट नहीं है तो आउटपुट के लिए उस ट्यूब में कहीं ना कहीं आपको होल करना होगा। सिंपल सी चीज है। तो अब डिपेंड करता है कि वो होल कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि मतलब जिसे मतलब इनोडक्टल माल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, कि इनोडक्टल माल फॉर्मेशन हाई टाइप का, मतलब बहुत ऊपर जाकर के नहीं बना है, तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास ऑप्शन जो है स्टेज सर्जरी का आ जाता है, कि मतलब पहले कोलोस्टोमी बोलते हैं या स्टोमा बोलते हैं, कि मतलब वहां से पैखाना का रास्ता हम पेट पे निकाल दिए, बच्चे को रिलीफ मिल गया, उस टाइम में बच्चे को ग्रोथ करने का टाइम मिल गया, हमारे पास टाइम मिल गया उसको सारा चीज हर लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये चीजें हम इन्वेस्टिगेट करके फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। तो पहले तो फेज में हम बना दिए कि मतलब स्टोमा बना दिए, दूसरे फेज में क्या करते हैं, प्रॉपर जो एनस का एरिया होता है वो प्रॉपर एनस को बनाते हैं, तीसरे फेज में हम जो स्टोमा बना है उसको क्लोज करते हैं। ये अगर बहुत लंबी दूरी तक ये नहीं बना है, हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलते हैं। एक होता है कि नीचे बहुत, जैसे आपको दिखेगा कि पैखाना का रास्ता झांकता हुआ दिखेगा या थोड़ा थोड़ा मेकोनियम आता हुआ दिखेगा, तो उस केस में हम लोग सिंगल स्टेज सर्जरी करते हैं, मतलब छोटा ऑपरेशन है ऑपरेशन वाइज, लेकिन चूंकि अंदर एनेस्थेसिया करते हैं तो एनेस्थेसिया का अपना कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसलिए प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल बेस्ड सर्जरी ही कराना चाहिए इन चीजों में। और जो पैखाना का रास्ता बनाने का प्रोसीड्यूर है वो स्पेसिफिक बहुत लोग नहीं जानते, तो लोगों को इन चीजों के लिए पेडियाट्रिक सर्जन से ही कंसल्ट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है या प्राइवेट प्रैक्टिस जो भी करते हैं उन चीजों में आपको देखना चाहिए। फीमेल के केस में क्या होता है कि पेशाब के रास्ते के साथ ही मैक्सिमम केस में ये पैखाना का रास्ता जुड़ा हुआ होता है, जो कि बहुत पतला होता है। उस केस में क्या होता है कि आप जैसे हमसे मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई एक प्रोसेस बताते हैं उनको कि पैखाना का रास्ता को साफ करने के लिए, कि वो लिक्विफाई होकर के पैखाना निकलता है, और हमको टाइम मिल जाए कि बच्चे ग्रो करे, बच्चे का सारा इन्वेस्टिगेट करने की कोई अलग और भी दिक्कत तो नहीं है, तो वो सब चीजें सारी चीजें करके हम जो है सो उसको 3 महीने 5 4 महीने 5 महीने पे हम ऑपरेट करते हैं, फिर उसका प्रॉपर एनस बनाते हैं और बच्चे प्रॉपर जो नॉर्मल एनस है उसके थ्रू स्टूल पास करते हैं। कि एक पाइप है उसका एक एंड ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉक को हम जितना जल्दी खोलेंगे उतना आसान है, उतना अच्छा है उसके लिए। तो जितना अर्ली हो सके हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और एज अर्ली एज पॉसिबल हमको उसको ऑपरेट करना चाहिए, जो कि एकदम जिसका नहीं बना है। जैसे फीमेल के केस में आपको बताया कि पेशाब के रास्ते में पैखाना का रास्ता खुला हुआ रहता है, अक्सर केसेस में जहां नहीं खुला हुआ रहता है उसको अर्ली ऑपरेट करना चाहिए, जब खुला हुआ रहता है तो उसको साफ करने के लिए फिर हमारे पास टाइम मिल जाता है, फिर हम उस टाइम लैग को पार करके हम फिर ऑपरेट करते हैं। लेकिन मेल के केस में जब अगर मान लीजिए कि नहीं बना हुआ है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन डे पहुंच गया तो इन्वेस्टिगेट करके हम लोग ऑपरेट कर देते हैं। ये इमरजेंसी सर्जरी होता है, और इमरजेंसी सर्जरी जितना जल्दी हो पॉसिबल हो उतना जल्दी कर देना चाहिए। और अगर हमारे पास बच्चे अक्सर पहुंचते हैं 2 3 दिन लेट, कुछ कुछ बच्चे तो 10 दिन लेट पहुंचते हैं, तो उस केसेस में दिक्कत होता है, सेप्टिसीमिया का चांसेस बढ़ जाता है, बच्चे एस्पिरेट करने लगते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इतना हो जाता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो बहुत सारी दुश्वारी सामने आने लगती है। तो गार्जियन को चाहिए कि मतलब जितना जल्दी हो एक स्पेशलिस्ट सेंटर पे पहुंचे और वहां पर इलाज करें। बहुत सारी सक्सेस का मतलब दो चीज है गार्जियन के रेस्पेक्ट में, ये है कि
हम हमारी तरह नॉर्मल तरीके से हम स्कूल पास करें। हमारे सक्सेस का मतलब है कि बच्चे एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। डिपेंड अपॉन कि क्या क्या उसमें एबनॉर्मलिटी है साथ में, जैसे सैक्रल एबनॉर्मलिटी मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सप्लाई करता है एनस को या पेरिनेल एरिया को या यूरोजेनिटल सिस्टम को सप्लाई करता है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं बना है तो वो कंट्रोल करता है, उसके कॉन्टिनेंस बोलते हैं, कॉन्टिनेंस को कंट्रोल करता है। वो अगर नहीं बना है तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम रहेगा उस बच्चों में। तो फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके बता पाना कि कितना कॉन्फिडेंस रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो चूंकि वो इमरजेंसी सर्जरी होता है तो हम लोग करते हैं ऑब्वियसली पहले, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इन चीजों को, फिर हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं कि हाँ कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। ये तो किताबी बातें हुई। और फिर ड्यूरिंग सर्जरी भी बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा टिश्यू कट गया जो कंट्रोल के लिए या मसल का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल कहे तो सर्जरी करानी चाहिए, हर केस में करानी चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल करानी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ ओवरऑल अच्छा रहता है, मतलब बहुत हमारी तरह तो नहीं रहता लेकिन अच्छा रहता है। हर सर्जरी का अपना कॉम्प्लिकेशन होता है, गार्जियन को एहतियात बरतना, जैसे बोले ना कि कॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम रहेगा आपको तो लूज स्टूल आता रहेगा, ऐसे ही बच्चों में लूज स्टूल आता रहता है। तो जैसे अगर पेट में पैखाना का रास्ता बना है तो पेट का हिस्सा जो है वो एक्सपोरिएशन बोलते हैं, वो लाल हो जाता है, तो उसको ध्यान रखना, उसको सही से साफ करना है जो चीज को। अगर पैखाना का रास्ता प्रॉपर नीचे बनाया है तो वो एरिया पतले स्टूल की वजह से लाल हो जाएगा, तो उसकी उस एरिया को साफ रखना है। उस एरिया में मतलब जो मरहम दिया जाता है या ऑइंटमेंट दिया जाता है वो लगाना है। फिर प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। ऐसा नहीं कि रास्ता बन गया है तो हमारी छुट्टी हो गई, वो कभी कभी कंस्ट्रिक्ट कर जाता है तो उसमें डायलिटेशन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी रिपीटेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। और जो भी डॉक्टर्स का गाइडेंस हो प्रॉपर उन चीजों को फॉलो करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि जैसे आप जब भी फॉलोअप के केसेस में रहते हैं तो उस दौरान हम लोग बच्चे को कार्डियक इशू भी रहता है, किसी किसी बच्चों में रीनल एनोमली भी रहता है, तो उन चीजों को हम लोग बाद में भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। हो सकता है अर्ली भी इन्वेस्टिगेट कर ले, अगर टाइम हमारे पास उतना है, अल्ट्रासाउंड में मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है उस सेंटर पे, तो वहां हम लोग कर लेते, लेकिन नहीं है तो हम लोग इको है या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, ये सारी चीजें बाद में भी करते हैं। तो वो हमको रेगुलर फॉलोअप में रहना है, उस हिसाब से फिर टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर्स बताते रहेंगे, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे चीजों को आपको बताएंगे कि हाँ क्या करना है आगे फॉलोअप। तो हमेशा आपको फॉलोअप में रहना है बच्चों के साथ। बच्चों को कॉन्टिनेंस नहीं है तो उसको सिखाया जाता है, सिस्टर डिपार्टमेंट होता है, उसमें भेज करके उसको कॉन्टिनेंस का चीज सिखाया जाता है कि कैसे कॉन्टिनेंस उसमें वापस लाए। ऑब्वियसली ट्रेनिंग 3 साल 4 साल के बाद होती है, तो उन चीजों को उसके बाद सिखाया जाता है। तो अगर रेगुलर हम अगर फॉलोअप में रहेंगे तो हमारे साथ जो भी इस तरह का इशू आता है डॉक्टर्स को हम हमेशा बताते रहेंगे और वो हम उसको उसी अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो एक बात कहेंगे कि सबसे पहले कि इन चीजों को आप जो पेडियाट्रिक सर्जन है, जो इसके स्पेसिफिक सर्जन है, उनसे आपको कराना है और उनसे रेगुलर फॉलो अप में रहना है।